तो पार्टनरशिप के सभी तरह के कुछ चैप्टर करने के बाद जैसा कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से रिलेटेड को चैप्टर क्वेश्चन को डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर एक फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है, यानी कि फर्म को क्लोज किया जाता है। ठीक है। और डिसोल्यूशन देखिए, अब इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो तरह का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का एंड नहीं करना, पार्टनरशिप का सिर्फ रिलेशनशिप में चेंज होना, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब कि पार्टनरशिप का पूरी तरह का एंड हो जाना। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फर्म है, यानी कि फर्म को पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होगा उससे रिलेटेड हम लोग अकाउंट बनाएंगे, साथ में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। तो ऐसे कौन-कौन से कंडीशन है जहाँ पर ये एक फर्म को डिसोल्यूशन करना पड़ता है? तो पहला, किसी अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, ठीक है? या फिर कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाता है, या फिर कोई पार्टनर अगर दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसके पास पैसा नहीं है फर्म का लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, या फिर कोई ऐसा पार्टनर जो कि अनएबल कुछ कर नहीं सकता, जैसे कि वो ये ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण अब लॉस पेमेंट नहीं कर रहा, इस कारण से भी। ठीक है? तो इन सब रीज़न से फर्म को डिसॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है? तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कितने तरीके से फर्म को डिसॉल्यूशन किया जा सकता है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जब सभी पार्टनर्स फर्म को क्लोज करने के लिए रेडी होता है, तो फर्म को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब कोई पार्टनर्स अगर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि या फिर इंसॉल्व हो जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है फर्म को लायबिलिटीज पेमेंट करने के लिए, तो इस कारण से फर्म को कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। या फिर ऐसा कोई वर्क कर दिया गया कंपनी के पार्टनर द्वारा जिसके कारण फर्म को चलाना अब इनलीगल हो जाता है, तो इस कारण से फर्म को डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। और जब वॉलंटरी ऐच्छिक जब पार्टनरशिप बनाया जाता है, तो एक नोटिस के द्वारा उसको बंद किया जा सकता है। ठीक है? ऑन हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज मतलब कोई ऐसा अचानक कोई घटना हो गया होगा जिसके कारण फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा पड़ा जैसे कि कोई पार्टनर्स का डेथ हो जाना, कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना, और या फिर पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड था उसको एंड हो जाने पर। ठीक है? या फिर जो वर्क के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था जिस मोटिव से, उसका कंप्लीट हो जाने पर। ठीक है? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा भी डिसोल्यूशन को क्या करवाया जा सकता है, जब कोई पार्टनर कोर्ट में किसी तरह का एप्लीकेशन दे। ठीक है? तो जब ये एप्लीकेशन कब देता है, जब कोई पार्टनर पागल हो जाता है, या फिर कोई पार्टनर अ, या फिर कोई पार्टनर किसी पार्टनर से मिसबिहेव करता हो। ठीक है? या फिर कोई पार्टनर एग्रीमेंट को तोड़वाना चाहता हो। ठीक है? या फिर कोई किसी तरह का पार्ट अपना शेयर को हस्ता ट्रांसफ़र करने पर, या फिर फर्म को कंटिन्यूअसली लॉस होने पर भी हम कोर्ट के द्वारा फर्म को डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है? तो ये था डिसोल्यूशन किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है? अब डिसोल्यूशन जब करवाते हैं फर्म का, तो उसमें किस तरह का अकाउंट्स, यानी कि कितने टाइप का कैलकुलेशन या फिर अकाउंट हमको ओपनिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब फर्म का डिसोल्यूशन करवाते हैं, तो सबसे पहले हमें एसेट्स को बेचना होता है। ठीक है? एसेट्स को बेच के हमको कैश कलेक्ट करना होता है, जिससे कि हम अपने लायबिलिटीज़, यानी कि जो उधारी था उसका हम पेमेंट कर सकें। ठीक है? और इसके बाद हम रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस होता है जो इस पूरा प्रोसेस को बनाने में, उसका पेमेंट करते हैं। आफ्टर दैट हम पार्टनर्स का लोन रहता है, तो उसका भी भुगतान किया जाता है, अगर पार्टनर्स किसी तरह का लोन लिए थे। इसके बाद अगर कोई प्रॉफ़िट होता है फर्म को, तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है? तो इससे रिलेटेड क्या-क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या-क्या अकाउंट खोलना है। तो इससे रिलेटेड अकाउंट क्या होता है, पहला आपका रिलेशन अकाउंट बनाना होता है, सेकंड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और लास्ट आपका बैंक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है? और अगर पार्टनर्स का लोन रहेगा तो उसको भी बनाएँगे इसमें। ठीक है? तो इस वाले चैप्टर में हम लोग कभी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। ठीक है? क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू रहा नहीं, तो इस कारण बैलेंस शीट हम लोग इसमें नहीं बनाते हैं। ठीक है? तो रिलायेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जर्नल एंट्री पहले करना होता है। ठीक है? तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री जब सीख जाएँगे उसके बाद हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएँगे। ठीक है? तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, रिलेशन अकाउंट डेट टू सन डेट से मतलब जितने तरह के एसेट है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे को पहले ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? कैश को छोड़ के। ठीक है?
इसी तरह हम लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं, जिन-जिन लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना है, ठीक है? पार्टनर्स के लायबिलिटीज़ को छोड़ के, उसके लिए हमको सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है? पार्टनर्स के लोन जो रहता है उसको छोड़ के, ठीक है? इसके बाद अगर किसी तरह का प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिज़र्व, इनको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइज़ेशन अकाउंट में, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एसेट्स को हम ट्रांसफ़र किए थे, उन सबको बेच के हमको कितना कैश कलेक्ट हुआ, तो उसका एंट्री करते हैं कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइज़ेशन अकाउंट, ठीक है? उस अगर जब हम कोई एसेट का मतलब कि कैलकुलेशन करते हैं, अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा एसेट्स ले लेता है कि जो उसके लिए यूज़फुल होता है, ठीक है? तो उसके लिए वो पार्टनर को पेमेंट करना होता है, पार्टनर्स उसके लिए पे कर देता है अमाउंट, ठीक है? तो उसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है? इसके अलावा जैसे हम लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की तो रिलेशन, तो उसका भी हमको पेमेंट करना, तो एंट्री क्या, तो रिलेशन अकाउंट या टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो जैसे कि वहाँ पे कोई इससे पहले वाला एंट्री में कोई एसेट्स जैसे पार्टनर ले ले रहा था, उसी कोई पार्टनर होता है कि जिनको एक लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे बोलते, तो उसका एंट्री क्या होगा, तो पार्टनर्स अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कोई भी पार्टनर अगर किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, तो रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? और इन सब के अलावा और क्या-क्या एंट्री होता है, तो फर्म जो अकाउंट बनता है रिलेशन, तो उसके लिए एक जो को एक्सपेंसेस होता है, तो उसका हमको पेमेंट कैश में ही करना होता है, रिलेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंस या फिर कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन उसको बोला जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई पार्टनर रिलेशन एक्सपेंसेस को पेड कर देता है, तो क्या होता है कि रिलेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब पार्टनर्स को सैलरी देना रहता है, तो उस रिलेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा लगभग एंट्री आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है? तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, देखिए। रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो टू सैंडी एसेट डेबिट साइड राइट नेम्स ऑफ द ऑल एसेट्स सेपरेटली, सारा एसेट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह हम क्रेडिट साइड लायबिलिटीज़ का नाम लिखेंगे, जितना भी लायबिलिटीज़ आएगा, सिंडिकेटेड बिल्स पेबल, बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट जितने में आता है, ठीक है? सबका नाम लेके, सिर्फ पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स के नाम से अगर लोन रहेगा उसको छोड़ के, ठीक है? आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सन्डी एसेट को, जितने हम एसेट को बेचेंगे, तो उससे हमको कैश मिलेगा, तो जिसको हम बैंक अकाउंट लिखें, और इन लायबिलिटीज़ को हमको पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है? अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर का नाम हो उसका नाम लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए ऑलवेज़ हम कैश ही पेमेंट करते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है? और इन सबको दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बैलेंसिंग करते हैं। अगर डेबिट साइड में अमाउंट हमारा घटता है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड में हम अमाउंट घटता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है? और रही बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगभग सेम उसी तरह, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट डेथ में बना था, उसी तरह, ठीक है? उसी तरह बनेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं। तो नॉर्मली जैसे हम अमाउंट शो करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, लगभग उसी तरह उसको भी शो करेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन में, जहाँ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा रिलेशन अकाउंट। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं डिसोल्यूशन का। तो क्वेश्चन हमारा द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर ऑन द 31st मार्च 2019। तो बैलेंस शीट दिया हो, जिसमें हम रिजर्व फंड को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन द एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। फर्म को डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो फर्म को डिसॉल्व करना, सबसे पहले क्या करना होगा, एसेट बेचना होगा। एसेट रिलाइज एज फॉलोज, स्टॉक 6500, स्टॉक को सेल कर रहे हैं 6500 में। फिक्स एसेट को 28500, डेटर को 8000 में। एक्सपेंसेस और जो भी ये पूरा प्रोसेस प्रोसेस को बनाने में आठ 1100 रुपये खर्चा, और क्रेडिटर वर फुल्ली पेड ऑफ, क्रेडिटर को सारा पैसा पेमेंट कर दे रहे, ठीक है? विमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। तो दो पार्टनर थे, नाम बता दिया लास्ट में। तो विमल और श्यामल दो पार्टनर, 2:3
प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो था, मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू क्लोज द बुक्स। तो इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले इसका क्या करना होगा, वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, दो पार्टनर थे। कौन कौन दो पार्टनर थे? बिमल एंड श्यामल। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। और वर्किंग नोट क्या होगा इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको आपने इससे पहले वाला चैप्टर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करने सीखा था। ठीक है, तो बिमल 3500 इंटू 2/5, एंड श्यामल 2100। ठीक है, तो ये था जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स को जो बेच रहे हैं हम लोग, क्योंकि फर्म तो क्लोज हो रहा है इसलिए सारा एसेट बेच के लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो देन एसेट रिलाइज। ठीक है, तो एसेट्स को बेच रहे स्टॉक को 6500, फिक्स एसेट्स 28,500 एंड डेटर 8,000। ठीक है, और जो एसेट्स का नीचे में सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा हम उसको मान लेंगे बुक वैल्यू में ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो तीन एसेट्स था, तो टोटल कर लेते हैं। 33,000 हम एसेट्स यानी सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटीज था, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बुक वैल्यू में ही इसका पेमेंट कर रहे हैं। $15,000 ना लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इन सब के अलावा हमारा एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस ऑन लाइसेंस पेड एट ₹1,100। ठीक है, तो इतना आपका वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करेंगे किस तरह से? सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं बुक बुक वैल्यू में, और लायबिलिटीज को भी ट्रांसफ़र करते हैं बुक वैल्यू में। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले, ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे पास एक रिजर्व फंड था जिसको हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, तो उसको पहले एंट्री कर लेते, उसके बाद हम रिलाइजेशन का एंट्री करेंगे, ताकि हमारा रिलाइजेशन का एंट्री एक साथ रहे, जिससे हमको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजर्व फंड का एक एंट्री कर लेते हैं। तो रिजर्व फंड का एंट्री होगा, रिजर्व फंड अकाउंट DR2 Bimal account and Syamal account 3,500, 1,400 एंड 12,100 का अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो इसका मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलाइजेशन का स्टार्ट करेंगे एंट्री करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका एंट्री होता है ट्रांजैक्शन अकाउंट DR टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर अकाउंट एंड फिक्स एसेट्स। ठीक है, अमाउंट कितना कितना रहेगा, 12,000, सॉरी 8,000 रहेगा।
9,000 एंड 30,000 ऐड कर देंगे, 47,000 आएगा वैल्यू। ठीक है, ऐसा ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह हम लायबिलिटीज का भी ट्रांसफर करेंगे, तो इसका एंट्री जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक प्रोविजन था, उसको भी हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट दिया टू यूटिलाइजेशन अकाउंट। एंड क्रिएट प्रोविजन। अमाउंट कितना कितना का रहेगा आपका, 15,000 क्रेडिटर एंड प्रोविजन था आपका 500। टोटल हो जाएगा 15,500 का। ठीक है, तो इतना एंट्री करने के बाद अब हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे। जैसे कि सारा एसेट्स जो हम ट्रांसफ़र किया, अब सारा को बेचे थे तो हमको कितना कैश कलेक्शन हुआ था, 33,000 का। तो इसका एंट्री करें, तो इसका एंट्री क्या होता है, तो बैंक अकाउंट दिया टू रिलायशन अकाउंट। ठीक है, एसेट सोल्ड, कितना बेचे थे, 33,000 में। ठीक है, अब उसी तरह लायबिलिटीज का भी पेमेंट करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि प्रोविजन का पेमेंट नहीं होता है ना, सिर्फ ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, एंटर रिलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अमाउंट कितना था, 15,000। ठीक है, बुक वैल्यू में बोला गया था। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस, जो वर्क को बनाने में हमारा जो खर्चा है उसको हम पेमेंट करते हैं, तो उसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस ऑन रिलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, या बैंक भी कर सकते हैं। अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिलाइजेशन। ठीक है, तो कितना अमाउंट पेड करें, 1100 रुपया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही पार्टनर्स लेके चल जाएगा। तो इसमें जनरल एंट्री से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो डेबिट वाला जो रिलेशन है अमाउंट से, वो उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का डेबिट एंड क्रेडिट दो कॉलम बना लिए। सब मिस्टेक यहाँ 43,000 होगा, यहाँ 43,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट को हम टोटल करेंगे। जैसे यहाँ एक रिलेशन क्रेडिट में है, ठीक है, इस जगह क्रेडिट में है, और हमारा क्रेडिट बैलेंस इस जगह, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना का आ जाएगा, 43 58,500 का। ठीक है, तो क्रेडिट साइड आपका कितना है, 58,500 का। ठीक है, और वहीं अगर डेबिट की बात कर लीजिए, तो डेबिट में कितना टोटल हो जाएगा, 47,000 प्लस 15,000 प्लस 1,100। ठीक है, तो 61,000
100 का टोटल आ रहा, माइनस करेंगे, ठीक है। डेबिट का टोटल कितना है? 63,100, ठीक है। तो डिफरेंस, अगर डेबिट वाला ज़्यादा अमाउंट है तो आपका लॉस हो रहा है, क्रेडिट वाला अगर ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का अमाउंट कंपेयर करना, डेबिट वाला ज़्यादा तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस होने का एंट्री क्या होता है? विमल अकाउंट डियर सिमल अकाउंट डियर टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 4,600, ठीक है। और इस प्रॉफिट को हम बांटते हैं किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,600। तो विमल लॉस का कितना रुपीस पेमेंट करेगा? 2/5, 1840। और वहीं अगर श्यामल का 2,760 रुपये पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसका नरेशन लिख लीजिएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल फर्म, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के बाद अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड ब्रदर्स वाज द डिसॉल्व ऑन द 31st March 2019 ऑन द डेट देयर एसेट एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूज अंडर वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो ये एसेट एंड लायबिलिटीज जिसमें हम लोग जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो और ऐसा कुछ आइटम नहीं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और नीचे का इन्फॉर्मेशन दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 532, राम मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर थे, राम मोहन एंड सोहन, ठीक है। 8,000 वेर बैड डेब्ट्स, 8,000 रुपया डूब गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा डेटा है उसमें से हमको 8,000 रुपये नहीं मिला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पहले से 5,000 डूब रहा है, यानी कि 3,000 और आपका लॉस हो गया इसमें ना। राम टू वन हाफ पार्ट ऑफ द संडे एसेट्स फॉर 10,000। राम क्या कर रहा है कि 10 संडे एसेट्स का आधा पार्ट 10,000 में ले ले रहा, एंड रिमेनिंग एसेट वे सोल्ड इन कैश। और बचे हुआ को हम क्या करें? कैश में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारे पास दो ही एसेट्स है, तो एक में हमारे को 8,000 का लॉस हुआ, ठीक है। और दूसरा का आधा राम ले लिया, आधा का हम बेच रहे थे, ठीक है। और लाइबिलिटीज का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि लाइबिलिटीज का जितना है हम उसको उतना में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका वर्किंग नोट करते हैं, उसके बाद हमको इसका डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, सॉरी, इसके बाद हमको इसका डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो चूंकि पार्टनरशिप में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम राम मोहन एंड श्याम, 532 रेशियो हो जाएगा। वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हमारा क्या था? एक पहला तो जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व को हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका कितना था? 10,000 का था। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 इंटू 5/10 इक्वल टू 5,000, एंड मोहन 10,000 इंटू 3/10 इक्वल टू 3,000, एंड 10,000 इक्वल टू 2/10 इक्वल टू 2,000, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एसेट्स रियलाइज निकालेंगे, जहाँ पे हम एसेट्स को बेचे थे, ठीक है। तो एसेट रियलाइज्ड, क्योंकि जब फर्म को डिसॉल्व सॉरी फर्म जब क्लोज करते हैं तो हमको सारा एसेट्स बेचना होता है। तो उन सब को बेच के हमको कितना कैश मिला उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, जिससे हम के लायबिलिटीज का पेमेंट कर सके, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ था कि डेटर था जिसमें हमारा 8,000 लॉस हो रहा था, है ना। तो डेटर आपका कितना था? 30,000 का। और उसमें से आपका बैड कितना था जिसमें से आपको पैसा नहीं मिला था?
8,000 नहीं मिला था, 22,000, ठीक है। और सन्ड्री और क्या था, सन्ड्री एसेट्स था जिसमें से हाफ पोर्शन हाफ पोर्शन एक पार्टनर ले लिया था राम, ठीक है, और बाकी को हम बेच रहे थे तो हमको कितना मिला था, 8,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि एसेट रिलायंस में कितना कर रहे हैं, 30,000 में, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज पेमेंट कर रहे, लाइबिलिटीज कितना था, 21,000। क्रेडिटर कितना हो जाएगा आपका, 20,000, ठीक है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोला था, यानी इसका बुक वैल्यू में पेमेंट कर रहे हैं। इन सब के अलावा एसेट्स टेकन बाय राम, राम एसेट ले रहा था, ठीक है, एट रुपीज़ 50, एट रुपीज़ 10,000, ठीक है। तो देखिए, संडे एसेट जो था उसका 50% राम ले लिया था 10,000, 50% को बेचे थे 8,000 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट। अब इसके बाद हमको क्या बनाना बोला, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कि सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक बुक बुक वैल्यू में, सिर्फ कैश को छोड़ के, ठीक है। तो हमारा एसेट्स था डेटर आपका 30,000 का, ठीक है, एंड सन्ड्री एसेट्स 30,000 का, सिमिलरली लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र करते हैं। इसके साथ-साथ प्रोविज़न था, उसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि आपका 5,000 था, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को बेचने पर हमें कितना कैश कलेक्ट हुआ था, 30,000, और साथ में एक एसेट्स हमारा राम ले लिया था, ठीक है। तो राम कैपिटल अकाउंट कितना था, होगा 10,000 का, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 20,000 का, ठीक है। इसके बाद और कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो इसको सोने की, अब इसका बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। इसका हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल आएगा 80,000 का, ठीक है, जो कि ज़्यादा टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल है 65,000। तो जो मैक्सिमम टोटल है तो उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो यानी कि लॉस हो रहा, तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। लॉस होगा जिसको हम ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $7,500, ये मोहन होगा, एंड श्याम का आएगा 3,000 का, ठीक है। तो लॉस ट्रांसफ़र कर दिए पार्टनर्स में, राम को 7,500, मोहन को 4,500 एंड श्याम को 3,000 का, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन अकाउंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियलाइजेशन का, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट इन द रेशियो 2 to 1, 2 1 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर बैलेंस शीट
एज ऑन 31st मार्च 2019 वाज एज अंडर बैलेंस शीट दिया हुआ इसमें, क्रेडिटर है और एसेट दिया हुआ, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दिया आगे जाके देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करे। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डे दैट डेट फर्म डिसॉल्व because the asset realized goodwill 20,000, land and building 1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, मोटर का 28,000 एंड डेटा 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो सारा एसेट्स को क्या करें, हम सोल्ड करें, ठीक है। तो सारा एसेट्स का वैल्यू दे दिया, किसको कितना बेच रहा है। अगर कोई एसेट ऐसा जो मिसिंग है, इस यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया इसमें से अगर कोई मिसिंग हो तो उसको हम यानी बुक वैल्यू में ही बेचेंगे, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसेस हुए 2000। तो ये जो रिलेशन अकाउंट जो बनाएंगे, इसको बनाने में जो एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसको हम 2000 पे पेमेंट करें। फिर रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैश अकाउंट ऑफ द क्लोज द फर्म, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट आपका बनता नॉर्मली, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में, तो ए बी सी तीन पार्टनर थे, 2-1-1 रेशियो है, ठीक है। और वर्किंग नोट क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसेट्स को सोल्ड कर लेते हैं, यानी कि एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा गुडविल था, गुडविल को हम 20,000 में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हम 1 लाख में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिसको हम 50,000 में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी का मोटर कार था 28,000 में, ठीक है। और इन सब के अलावा एक डेटर था, तो डेटर को हम क्या करें, 50% बुक वैल्यू में सेल कर रहे, ठीक है। तो डेटर आपका कितना था, 48 का 50% कितना हो जाएगा, 24,000। तो सारा एसेट्स का वैल्यू लिख लिया, सारा एसेट्स का वैल्यू लिख लिया। अब सारा को टोटल करते हैं, ठीक है। तो सारा एसेट को बेच के हमको कितना हुआ, 2,22,000। इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ का भी पेमेंट करेंगे, इसी तरह भी हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ हमारा सिर्फ क्रेडिटर था, जिसको हम पूरा पेमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सपेंसिव रिलेशन का भी पेड करते हैं, ठीक है। 2000, ठीक है। और अब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी फॉर्मेट में दिया रहेगा, सिवाय कैश को छोड़ के। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 80,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी 56,000, मोटर कार 54,000, एंड डेटर 48,000। तो सारा एसेट ट्रांसफ़र का उसी तरह लायबिलिटीज़ भी कर लेते हैं, लायबिलिटीज़ में आपका सिर्फ क्रेडिटर है, 50,000, ठीक है। आफ्टर दैट इनको लेस करने पे हमको कितना वैल्यू मिला था, 2,22,000। और क्रेडिटर का पेमेंट किए थे 50,000 ने। और इन सब के अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, जिसको हमको पेड करना होता है, 2000। बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग करें तो डेबिट का अमाउंट, कॉलम का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और क्रेडिट का कम हो रहा है, तो इस कारण लॉस हो रहा है, ठीक है। तो टोटल है 3,20,000। और लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
ए, बी एंड सी। कितना आ रहा था लॉस आपका? 48,000 का, ठीक है, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑन रिलेशन 48,000 था, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम लोग एडमिशन या फिर रिटायर और डेथ में बनाए। सबसे पहला बैलेंस बेडी शो करते हैं, ठीक है। पुराना बैलेंस 80,000, 80,000 एंड 60,000, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नाम यूज़ किए उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वैसा सिर्फ एक ही जगह था जहाँ पर हमको लॉस हुआ था, ठीक है। तो टू फ्लैशन अकाउंट 24,000, 12,000 एंड 12,000, ठीक है। और देन हम इसको बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग करेंगे तो जो भी पैसा घटेगा सारा को कैश करते हैं, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट ही नहीं होता क्योंकि फर्म क्लोज़र होती है, यानी कि जो भी पैसा घटेगा, बढ़ेगा या तो पार्टनर्स ला कर देगा या फिर पार्टनर्स लेके जाएगा, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, माइनस कर देते हैं 56,000, 68,000 एंड 48,000, ठीक है। इन सब के बाद हम बनाते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाने का भी प्रोसेस सेम ही है जैसे पहले बनाते थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जहाँ पर ही हमको टोटल इक्वल लाना होता है, सेम इसमें भी आपका टोटल सही आया तो आपका कैश अकाउंट ठीक है और पूरा सॉल्यूशन ठीक है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के बगल में बैंक कॉलम में लिखे कहीं, क्योंकि कहीं पे मैंने बैंक लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसा कभी आपके साथ होता तो बैंक का कैश अकाउंट के बगल में बैंक कॉलम ओनली लिख दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले बैलेंस BD दिखाते हैं 2000 था, और जहाँ जहाँ कैश यूज़ किए हैं तो सारा को हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसेट रिलाइज़ हुआ था रिलाइज़ेशन में 2,22,000, और बाय में आएगा रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किए थे 50,000, ठीक है। और रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस था उसको भी पेमेंट किए थे 2,000। इन सब के अलावा पार्टनर्स को भी हम कैश पेड किए थे, ठीक है। जो भी पार्टनर्स बनाई थी यहाँ, ठीक है, ये इस साइड से इस साइड आएगा। ये कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल 56, 68 एंड 48, ठीक है। अब टोटल कर देंगे तो टोटल कर देंगे पर दोनों का ही अमाउंट हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा? 2,24,000, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कैश का अमाउंट इक्वल आ गया तो हमारा क्या सॉल्यूशन पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर ही एसेट्स क्या पार्टनर लेके जाएंगे या फिर लायबिलिटीज का कोई पेमेंट पार्टनर्स करता है, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है A, B, and C are partners carrying on a business, share profit and losses in the proportion of 4:3 profit sharing ratio. Their balance sheet as on 31st March 2019 was under। तो बैलेंस शीट दिया हुआ, इसमें कुछ ऐसा आइटम नहीं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो नीचे आके देखते हैं। दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द डेट। तो डिसॉल्व कर रहे, फर्म को क्लोज कर रहे, और
ये एग्री टू टेक ओवर स्टॉक एंड डेटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये क्या कर रहा है कि स्टॉक और डेटर को ले रहा है, जिसके बदले वो पेमेंट करेगा 10% कम वैल्यू पर ले रहा है, ठीक है। और बी टुक ओवर द मोटर कार फॉर 16,000। बी मोटर कार को ले रहा है 16,000 में, ठीक है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 75। और लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारे एक रिमेनिंग एसेट्स रह गया था उसको हम बेच दे रहे 75,000 में, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस फॉर द सेल अमाउंटेड फॉर 1600। और जो भी खर्चा आया था उसका कितना अमाउंट था 1600, ठीक है। क्रेडिटर आर सेटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.5% डिस्काउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर का जो पेमेंट करना होगा 1.5% डिस्काउंट के साथ करना है। सो द 11 लेजर अकाउंट हमें भी फिर से वही 3 अकाउंट बनाना होता है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चूंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, ABNC 432, ठीक है। और देन हम वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट हम सबसे पहले एसेट रिलाइज निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एसेट्स ए ले लिया था, ठीक है, और कुछ बी ले लिया था। तो एसेट रिलाइज में सिर्फ हमारे पास एक ही एसेट्स है, और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। 75,000 का। उसके बाद एसेट्स टेकन बाय ए, जो ये हमारा एसेट ले रहा था, स्टॉक को क्या कर रहा था, और जो भी एसेट ले रहा था उसमें 10% डिस्काउंट के साथ ले रहा था, ठीक है। तो माइनस डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 20,000 का 10% आपका आएगा 2,000, 18,000 लिया होगा, ठीक है। उसी तरह डेटर भी ले रहा था, ठीक है, और डेटर में भी डिस्काउंट है 10%, ठीक है। तो 18,000 माइनस डिस्काउंट एट द रेट 10%, 16,200, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 34,200 हमको ई पेमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि दो एसेट्स लिया, वही हमारा बी एसेट्स टेकन बाय बी। तो बी हमारा मोटर कार ले रहा था कितना में, 16,000 में, ठीक है। किसके लिए ले रहा था, मोटर कार के लिए। वही बात कर ले लाइबिलिटीज की, तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज हमारा सिर्फ क्रेडिटर था, जिसका वैल्यू 40,000 था, और जिसका पेमेंट हमको क्या करना था, 1.5 हाफ डिस्काउंट के साथ परसेंट, ठीक है। तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो यानी कि हम इसका पेमेंट कितना करें, 39,400, ठीक है। और इसके बाद जो इन प्रोसेस को बनाने में लगा उसका कॉस्ट कितना आया था, 1600, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है, यूटिलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल से हमें सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करिए, जितना भी फॉर्मेट में एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 55,000, मोटर कार 15,000, स्टॉक 100,000 एंड डेटर 18,000 का, ठीक है। सेम लायबिलिटीज भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रेडिटर था 40,000, ठीक है। अब एसेट्स का पेमेंट में सिर्फ हम लैंड एंड बिल्डिंग को बेचे थे, ठीक है। तो कैश अकाउंट 75,000। बाकी एसेट्स हमारा पार्टनर्स ले लिया था, ठीक है। तो ए पेमेंट करेगा, ए कैपिटल इक्वल टू 34,200, और उसके बाद बी पेमेंट करेगा 16,000, ठीक है, क्योंकि मोटर का ले लिया था।
तो एसेट के करने में हम लायबिलिटीज़ का करेंगे, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर था, जिसको हम पेड कर रहे थे 39,400, ठीक है? और अकाउंट को बनाने में जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ था 600 का, ठीक। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है? तो टोटल करने पर क्रेडिट साइड का अमाउंट हमारा डेबिट साइड से ज़्यादा आएगा, तो यानी हमको प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? और प्रॉफ़िट को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स में। $16,200 जिसको हम प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? तो वैल्यू कितना आएगा 7,200 का? 5,400 एंड 3,600, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या दिखाता है बैलेंस बीडी, ठीक है? जो कि हमारा है 40,000, 20,000, 10,000, 40,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और जो एसेट लिया था उसको यहाँ से हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? जो ए एंड बी 2 एसेट्स लिए थे, ठीक है? इसके बाद हम बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है? तो जो भी कैश घटेगा बढ़ेगा वो पार्टनर्स लेके चले जाएँगे आपस में, ठीक है? 47,200, 25,400 एंड 26,200, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आएगा आपको 3,600, ठीक है? अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 13,600, ठीक है? सेम सिमिलरली टोटल इस साइड भी लिखेंगे, ठीक है? इधर 25,400 एंड द 47,200, ठीक है? और जो अमाउंट घटने पर उसको क्या करता है कैश अकाउंट माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 13,000, ठीक है? अब इससे इसको माइनस करने पर आपको कितना आएगा वैल्यू 9,400 का और इस साइड 13,600, ठीक है? इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे जहाँ हमें पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन गलत है कि सही, क्योंकि कैश अकाउंट को हमारा टोटल इक्वल आना चाहिए। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे बैलेंस बीडी, ठीक है? और जिसका वैल्यू था आपका
2000 का, ठीक है? इसके बाद हम लोग सोल्ड किए थे, एसेट्स रियलाइज़ किए थे, वहाँ से हमें कैश मिला था 75,000 का, ठीक है? और उसके बाद रिलायशन में लायबिलिटीज़ का पेमेंट किए थे 39,400 एंड जो एक्सपेंसेस का पेमेंट किए थे कैश में था 1600 का, ठीक है? और उसके अलावा इन तीनों वैल्यू को हम इस साइड दिखा देंगे, ठीक है? ए, बी एंड सी। $13,000, $9,400 एंड 13,600, ठीक है? दोनों साइड का टोटल कर लेंगे 77,000। डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी आपका कितना 77,000, ठीक है? तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है? जहाँ पे आप रिलेशन अकाउंट बनाना सीखे, साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भी सीखे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से समझ में आ गया होगा किस तरह से बन चाहिए, ठीक है? अगर अभी भी किसी तरह का डाउट्स है प्लीज़ आस्क इन ए कमेंट सेक्शन।